हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के निर्माता भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों बनाना चाहते थे? तो संविधान के निर्माताओं को पता था कि भारत में क्या है, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बनाया गया तो क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता को जन्म देगा, और सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। उसके फलस्वरूप देश में क्या होगा, धार्मिक दंगे होंगे। तो इस बात को पहले ही उन्होंने समझ लिया था। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं माना, भी हर व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। नारीवादी आंदोलन का क्या अर्थ है? नारीवादी आंदोलन क्या थे? कोई आंदोलन कब होता है? जब हमें कोई वस्तु नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाते हैं। तो नारीवादी आंदोलन क्या थे? नारियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे, तो नारियों ने उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। तो पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए नारियों द्वारा चलाए गए आंदोलन को क्या कहता है? नारीवादी आंदोलन। कि चाहे वो सामाजिक आर्थिक जीवन है, तो सामाजिक आर्थिक या पारिवारिक जीवन है, किसी भी एक क्षेत्र में नारी को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं थे। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पारिवारिक इन सभी क्षेत्रों में पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए नारियों द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उनको क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। क्योंकि देखो, कभी बच्चा भी क्या होता है, उसको कोई चीज़ नहीं देते, दूसरे बच्चों को खिलौना, तो वो रो करके उस चीज़ को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, क्योंकि तब तक चुप नहीं होता जब तक हम नहीं दिलवाते। तो हमें भी यही करना पड़ा कि जब हमें वो अधिकार नहीं मिल रहे थे तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा और याद दिलाना पड़ा कि हमें भी चाहिए, हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। तो फिर है हमारा पितृ प्रधान परिवार। क्या है पितृ प्रधान? पितृ का मतलब क्या होता है? पिता। तो वो परिवार जिसमें पिता क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? पिता के पास है। मदर्स उसी कार्य को करती है जो पिता कहता है, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी वही करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक जो मर्द है उस पर सत्ता चलती है कि औरत को डिसीजन मेकिंग में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो पितृ प्रधान परिवार है। फिर अगला जो है हमारा, पारिवारिक श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या बात झलकती है? क्या यह मुमकिन है कि लैंगिक श्रम विभाजन परिवर्तित हो जाए? तो क्या कहता है, पारिवारिक श्रम के लैंगिक विभाजन से। देखो, पारिवारिक श्रम के लैंगिक विभाजन मतलब लिंग के आधार पर विभाजन किया गया। पारिवारिक श्रम, हाँ, परिवार में जो कार्य हैं उनको लिंग के आधार पर निर्धारित किया गया। लिंग के आधार पर बचपन में जब लड़की पैदा हो जाती है या लड़का पैदा होता है, उसको बता दिया जाता है कि तेरा ये कार्य है, घर के झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई करना, या ये कार्य लड़कियों के हैं, लड़के का कोई कार्य नहीं होता ऐसा। तो उनके माइंड में शुरू से ही सेटअप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कि लड़के का काम बाहर है, बाहर खेलना है या बाहर के कार्य करने हैं, दुकान में जाना है, मार्केट से कुछ लेके आना, ये कार्य लड़के के होते हैं। तो उस प्रकार से ये जो श्रम विभाजन हमारी मानसिकता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कैसे औरत और आदमी के या लड़का और लड़की के अधिकार शुरू से ही हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, उनको असमानता की जंजीरों में जकड़ देते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि घर के कार्य औरत के होते हैं और बाहर के कार्य क्या होते हैं, मर्द के होते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? घर के कार्य औरत करती है लेकिन खेतों में वो पुरुष के बराबर है। फिर खेत भी तो बाहर का कार्य है। गाँव में देखो, ग्रामीण महिलाएं सारा घर का कार्य करती, फिर खेत का कार्य करती। और शिक्षा के प्रसार के कारण आज हर क्षेत्र में महिलाएं जा रही हैं, तो वहाँ भी वो बाहर के कार्य भी करती हैं और फिर घर के कार्य भी करते हैं। तो ये क्या दिखाता है, श्रम का विभाजन। फिर भी ये घर के कार्य करने महिला को ही है, वो बाहर के कार्य भी करती है, फिर घर के कार्य भी उसी के हिस्से में श्रम विभाजन उसका कर दिया गया कि कार्य उसी को करने। तो ये क्या दिखाता है, ये समाज की मानसिकता को प्रकट करता है। फिर क्या कहता है, क्या ये चेंज हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि पुरुष वही कार्य करता है जिससे उसको पहचान मिलती है, पैसा मिलता है। देखो, एक दर्जी का कार्य पुरुष बहुत अच्छे से कर रहा है और हमें भी पता है कि औरत के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया दर्जी मिलते हैं। और होटल में जितने भी
बढ़िया सेफ होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे जेंट्स होते हैं। लेडीज़ तो होटल में खाना नहीं बनाती, इतना लार्ज स्केल पर जहाँ खाना बनता है वो जेंट्स करते हैं, लेकिन घर में नहीं करते, क्योंकि घर में उनको उन कार्यों से पैसा नहीं मिलता। तो श्रम विभाजन चेंज तो हो सकता है, क्योंकि औरतें भी तो बाहर काम करने के लिए जा रही हैं, तो वही आदमी यदि घर पर कार्य करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इससे सहयोग हो जाएगा और गृहस्थ जीवन जो स्मूथली चलेगा, कि दोनों के ऊपर किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। तो ये था हमारा। अब है महिला संगठनों की विधायिका में प्रतिनिधित्व के प्रति क्या मांग है, वह अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हो पाई है। तो महिला संगठनों की विधायिका में प्रतिनिधित्व के लिए क्या मांग है। विधायिका में प्रतिनिधित्व के लिए वो मांग करती हैं कि हमें भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमें भी आरक्षित किया जाए वहाँ पर, क्योंकि संसद में 10% महिलाएं हैं और राज्य विधानसभाओं में सिर्फ 5% महिलाएं, लेकिन पंचायती राज में आरक्षण क्या कर दिया गया, 33% जो सीटें वो महिलाओं के लिए। तो महिलाएं चाहती हैं कि विधायिका में भी उनको क्या किया जाए, 1/3 यानी 33% आरक्षित को उनकी सीटें की जाए। अब इसके लिए विधायक संसद में भी पेश किया गया, लेकिन सभी दलों की कोई सहमति नहीं बन पाई, एक सहमति नहीं बन पाई, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। तो ये था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था के कमज़ोर होने के कारणों की व्याख्या करो। तो कहता है जाति व्यवस्था के कमज़ोर होने की, तो बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे समाज सुधारक हैं, जैसे ज्योतिबा फुले थे, महात्मा गांधी थे। उसी प्रकार से समाज सुधारकों में हमारे स्वामी दयानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे। तो कई संस्थाओं ने कार्य किया कि इन जाति पात के बंधन को तोड़ने का, और वो उसमें कुछ हद तक सफल भी इसके कारण। दूसरा, हमारा शिक्षा के प्रसार के कारण भी मनुष्य को समझ में आ गया कि जाति पाति कुछ नहीं है, ह्यूमन ने जो गॉड है उसने जो मनुष्य है सभी को इक्वल बनाया है, ये तो हमने बनाया जाति के बंधन। तो जब वो पढ़ा लिखा हो गया, शिक्षा का प्रसार हुआ, तो ये जाति बंधन अपने आप ढीले हो गई। उसी प्रकार से हमारा परिवहन के साधनों का विकास के कारण हम रेल में बैठे हैं तो हम अपने बगल में ये नहीं देखते कि हमारी साइड वाला, ये पता ही नहीं करते कि वो किस जाति का है, हम ट्रैवलिंग करते रहते हैं। उसी प्रकार से काम धंधों में बदलाव आ गया। अब ये नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य नहीं करता कि जो उसके बाप दादा कार्य करते थे वही उसको नहीं। अब वो अपने जो काम धंधा है, अपना पैसा है, उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इस प्रकार से एक मोची का पुत्र मोची नहीं बनता, अब उसको एजुकेशन प्राप्त करके वो कोई किसी भी फील्ड में जा सकता है, कहीं भी वो जॉब कर सकता है। तो इसके कारण भी ये ढीले हो गए। तो नौकरी पेशा में भी हो गए। एक ऑफिसर है, वो हम कह सकते हैं निम्न जाति का है, लेकिन उससे दूरियां नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो ऑफिसर है। तो वहाँ इस प्रकार से पढ़े लिखे व्यक्तियों में ये जाति बंधन क्या हो गए, ढीले हो गए। आर्थिक विकास के साथ साथ हमारी सोच विकसित होने लगी और ये चीज़ें खत्म होने लगी। तो काफ़ी फैक्टर हैं जिन्होंने क्या किया, जाति के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। फिर है हमारा, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संबंध में क्या विचार थे। गांधी जी के धर्म और जाति के संबंध में क्या विचार थे। गांधी जी धर्म और राजनीति को एक सिक्के के दो पहलू मानता था। वो कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो उनका धर्म से महत्व हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म इनसे नहीं था, बल्कि धर्म से उसका अभिप्राय धर्म के नैतिक मूल्यों से था। नैतिक मूल्यों में क्या होता है, धर्म के नैतिक मूल्यों की अच्छी नैतिक मूल्य सभी धर्मों के क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। वो एक इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। तो नैतिक वो कहता है कि धर्म को राजनीति को दिशा प्रदान करनी चाहिए। भी किस दिशा में जाना, यदि कोई व्यक्ति राजनीति को धर्म के अनुसार चलाएगा तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, और जब भेदभाव नहीं होगा तो सांप्रदायिकता भी जन्म नहीं लेगी। तो इस प्रकार का कि नैतिक मूल्यों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, राजनीति को चलाना चाहिए। यही हमारा धर्म है राजनीति में। फिर है लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात शब्द इसमें आया, तो किसी एक क्षेत्र में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। फिर है हमारा पेशागत स्थानापन्न क्या है, ऑक्यूपेशनल जो मोबिलिटी होती है वो क्या होता है। तो एक पेशागत स्थानापन्न होता है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो
पुराने समय से जो या पीछे बाप दादा के कार्य को छोड़कर नया कार्य, मान लो हम कहेंगे कि एक जाति विशेष ये स्वीपर का कार्य करती थी, नहीं, या पीएन का कार्य करती, अब हर जाति के लोग क्या करते हैं, पीएन के कार्य में आने लगे। तो वो कोई अपने कार्य को छोड़कर अलग कार्य करने लगे कि ये नहीं है कि कृषि यही व्यक्ति कर सकता है, इस जाति के कर सकते, कोई भी कर सकता है, और जॉब कोई भी कर सकता है। तो वो पेशागत स्थानापन्न है, या ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है कि हलचल हम अपनी लीग से, कि जो हमारे दादा परदादा कई पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे कार्य थे, हमने उनको छोड़ दिया और अलग अपनी जॉब प्राप्त कर ली, तो वो होता है हमारा। फिर है हमारा नगरीकरण। तो नगरीकरण का मतलब क्या होता है कि गांव को छोड़कर शहरों की तरफ रफ्तार करना, शहरों में प्लान करना, ये हमारा क्या कहलाता है, नगरीकरण। कई बार क्या होता है, व्यक्ति कुछ फैसिलिटीज़ के चक्कर में कि गांव में वो फैसिलिटी नहीं मिलती, जॉब के चक्कर में जॉब प्राप्त करने के लिए कि गांव में ज़मीन कम होती जा रही है, तो उसको उद्योगों में नौकरी चाहिए, तो वो क्या कर लेता है, शहरों की तरफ प्लान कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।